मैं फिर से कहता हूँ, मैं सभी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ भ्रष्ट लोगों को खराब बोल रहा हूँ। आप में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो अच्छे काम करना चाहते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर है जो अच्छे काम करना चाहते हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है फडणवीस साहब वो अच्छे काम करना चाहते हैं, मगर उनके आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं वो सही है क्या नहीं, उसके बारे में आपको सोचना है। वंस अगेन वी हैव टू सपोर्ट the Amdar Khasdar corporators who are honest. We have to support the IAS and IPS who are honest, and we have to fight and try to put behind the bars the corrupt IAS IPS officers as well as the MLA MPs and corporators. ध्यान में रखें कि अच्छे पब्लिक सर्वेंट ये हमारे लिए जरूरी है। और आप तो जवान के पक्के हैं सर फडणवीस साहब, आपको तो मालूम है कि आप जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तभी से हम एक दूसरे को जानते हैं। आपने मुझे 40,000 करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड ओपन किया करके बिलावा भवन सांता क्रूज में मेरा पहले सेशन भी किया। नमस्कार, मैं मोविन नाजरेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्वल स्क्वायर मीडिया में। आज एक बेहद ही खास पॉडकास्ट है और हमारे बेहद ही खास मेहमान है इस पॉडकास्ट में सर कमलाकर शर्मा जी। जैसे कि हमें पता है कि वो देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है और तमाम जो हमारे दर्शक है उनको मैं बता दूं कि आज का जो इंटरव्यू है, आज का जो पॉडकास्ट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बीएमसी, म्हाडा और तमाम जो सरकारी दफ्तर में कार्य होते हैं उस कार्य प्रणाली के बारे में हम संवाद करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमलाकर शर्मा से आप सभी को नमस्कार, और आप सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर पूरे देश भर में आप प्रचलित हो आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा। सर तभी आरटीआई एक्टिविस्ट नया नया आया था, बहुत लोग उसको वो कानून को कैसे वापरते हैं और सरकार के कार्यों कैसे ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी आ सके, आपने वो चीज़ को बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्सपोज भी किया। सर ये शुरुआत कैसे हुआ, क्यों आपको लगा कि आपने सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट बनना चाहिए? पहली बात तो ये कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई स्पेशल कुछ है ही नहीं। मुझे एक बिल्डर ने 93 में बहुत पैसे के लिए फंसाया और मुझे ऑलमोस्ट मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। और उस झगड़े में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, पैसा नहीं था, कॉन्टैक्ट्स नहीं था। और उस वक्त में मेरे फैमिली मेरे पूरी साथ रहेगी, मेरे मेरे भाई जो है, मेरी वाइफ है, या मेरे फुल फैमिली, मेरे भाई बहन जितने भी लोग हैं मेरे पीछे ऐसे डट के रह गए, इसलिए मुझे वो मेरे सब बर्बाद होने के बावजूद मैं खड़ा रह पाया। उस दौरान में ऐसा हुआ कि कुछ सॉलिसिटर्स ने मुझे फंसाया गया और सॉलिसिटर्स के खिलाफ मैंने बार काउंसिल में कंप्लेंट डाल के उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी, किसी को फाइन्स पेनल्टीज दी हुए। और उसी दौरान मुझे 4-5 ऐसे एडवोकेट्स मिल गए जिसने मेरी जिंदगी को पूरा बदली कर दिया। पहला एडवोकेट है प्रकाश नाइक, जो 1996 से 2016 तक मेरे हर मैटर्स को उन्होंने किया। और जब भी उनको मैं पैसा देने जाता था तो बोलते थे तुम्हारा ब्रीफ लेके जाओ, बोलता है तुमको बहुत लोगों ने फंसाया, तुम्हारा इंसानियत पर से भरोसा उठ चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा काम जिंदगी भर फ्री करने वाला हूँ। और 2016 में हमारे जो प्रकाश नाइक है वो हाईकोर्ट के जज हो गए, अभी 30 अप्रैल को वो रिटायर हो गए। तो मैं दिलो जान से मैं आज जो भी हूँ उसका पहला व्यक्ति अगर कोई है जिसको मैं जिम्मेदार समझता हूँ वो है हमारे प्रकाश नाइक साहब। उसके बाद में मेरे सिविल सूट में भी मुझे एडवोकेट्स गलत मिले, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे सॉलोमन एंड कंपनी के एडवोकेट जॉनी सॉलोमन, जो आज ऑलमोस्ट 85 ईयर्स के हैं और अभी भी उतने ही एक्टिव है जो एक 50 साल का छोकरा रहता है, और उन्होंने भी मेरे पीछे डट के खड़ा रह के मेरे सब सिविल मैटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट किए। और मैं आज भी उनके सामने नमन है कि मैं वो जब भी मिलेंगे तो मैं उनके पैर छूता हूँ, क्योंकि वो अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं वापस इस मकान पे नहीं पहुंच सकता था। इसलिए सोलोमन साहब को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आपका ऋणी हूं सोलोमन साहब, मैं आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता हूं। उसके बाद आए एडवोकेट प्रकाश नाइक, जज बन गए तो उन्होंने मुझे चैतन्य पेंडसे नाम के एडवोकेट से दिए, जो 2009 से ट्रायल कोर्ट में मेरे लिए काम करते थे और अभी तक मेरे लिए काम करते हैं। वो भी मेरे लिए, मुझे उसने ने एक ही डायलॉग बोला, कमलाकर भाई आपको जिसको लड़ना है आप लड़ जाओ, क्योंकि हमको भरोसा है कि आपको कोई खरीद नहीं सकता है और मैं आपके साथ अनकंडीशनल आपके साथ हूँ। ये जो उन्होंने मुझे ताकत दी कि आज मैं किसी को भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसलिए चैतन्य पेंडसे को मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं करता। फिर उनके एक दोस्त है संदेश भोसले, जो मेरे ट्रायल्स चलाते, मेरे पे 8 एट्रोसिटी केसेस है,
7 डिफेमेशन केसेस है जो मेरे संदेश भोसले चलाते हैं, वो भी मेरे से पैसे नहीं लेते हैं। तो इस तरह से भगवान ने मेरे पे बहुत मेहरबानी की है कि मुझे जो एडवोकेट्स मिले हैं उनको ऊपर वाले ने उनके सर पे बैठ के मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे सपोर्ट किया और आज मैं आपके सामने। उसके बाद में है जमशेद मिस्त्री जो मेरे पीआईएल करते थे, तो जमशेद मिस्त्री डट के मेरे पीछे रहते थे, कहते थे आपको ये काम करना है, आपको ऐसा करना है। हर चीज में मुझे जमशेद मिस्त्री ने काफी सपोर्ट किया। तो ऐसे ये तो एक नमूना है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं आज नहीं बोल सकता। गौरंग वोरा, मैं 2011 में वसई कोर्ट में मुझे जेल में डाला था अंडर एट्रोसिटी केस, और तब गौरंग वोरा और हमारे ग्रुप आके मुझे सही हिसाब में मेरे मुझ में एक्टिविज्म जगी हुई। तब तक मैं एक नॉर्मल आदमी खुद की लड़ाई लड़ रहा था, मैं किसी भी केस नहीं लड़ रहा था, ना कोई पब्लिक इश्यूज ले रहा था। मगर गौरंग वोरा ने मेरे में ये जागा किया हूँ, मैं उसको मेरा श्री कृष्ण मानता हूँ, क्योंकि हर मेरे प्रोग्राम्स में मेरे आज जो भी हमारा पेटिशन ग्रुप है उसके पूरा जो ऑफिस वर्क है, जो मेरे पब्लिक रिलेशंस है, वो गौरंग वोरा करते हैं। वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, इज ए पैथोलॉजिस्ट, मगर पूरे डट के कैसे पब्लिक सेवा करना चाहिए वो उनसे सीखना चाहिए। ये सभी से लोग मुझे मिले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक चाय वाले की कीमत है, मैं चाय बेचता हूँ और आज इतने बड़े बड़े लोग मेरे पीछे खड़े हैं, तो जरूर भगवान का कुछ इरादा है कि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं जीऊं, और मेरा फर्ज है कि इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को और इस भारत के लिए मैं कुछ न कुछ करूं। ये मेरी प्रेरणा है। तो ये मेरी प्रेरणा कौन है? तो ये जो 6 लोग हैं जिन्होंने मेरे पीछे, जब मुझे कोई जानते नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे लॉ की अकल नहीं थी, मैं एक अन्नाड़ी बेवकूफ आदमी था, और उस अन्नाड़ी बेवकूफ आदमी को आज यहाँ तक लाने की जो सभी ने मदद की, ये 6 लोग सबसे है। इसलिए मैं सभी को उनको सलाम करता हूँ और ये मेरे मोटिवेटिंग फैक्टर्स है। कमलाकर सर, बात ये है कि आज बहुत सारे एक्टिविस्ट मुंबई में, महाराष्ट्र में, हमारे देश में आ चुके हैं, परंतु जो आरटीए जो कानून है, ये बहुत ही बेहतरीन कानून है, लेकिन आज उन्होंने इसको धंधा बना के रखा है। लोग आरटीआई मारते हैं बिल्डर को, सरकारी अफसर को, और पैसे कमाने का एक जरिया बना के रखा है। तो सर, इसको आप कैसे एनालाइज करते हो? पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन लेना ये कोई गैर कानूनी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिनको हमारे जैसे लोगों से धोखा है, वो अवॉइड करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं आपको क्या करना है। कोई कोई तो बोलते हैं कि भाई आप 1 किलोमीटर लंबा रहते हो, आप 10 किलोमीटर लंबा रहते हो, तो आपको ये इलीगल कंस्ट्रक्शन से आपका क्या मतलब है। तो उनको ये बताना है कि एनी इलीगल कंस्ट्रक्शन इज ए वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। क्योंकि ये जो बम्बई बनी है या कोई भी शहर बना है या कोई भी गांव बना है, उसकी स्कीम्स होती है, और वो स्कीम के हिसाब से वहाँ पानी का प्रोविजन होता है, सीवरेज का प्रोविजन होता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स बेसिक कम्युनिटीज का प्रोविजन होता है। वो कैलकुलेट करते हैं कि डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन से ये डेंसिटी पूरी हिल जाती है और ज्यादा लोग आते हैं, और जो टैक्स पेयर है, जिन्होंने कानूनी तौर से घर लिया है, जमीन ली है, उनका आप हक पे गदा करते हो। इसीलिए हर इंसान का फर्ज होता है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ लोकल अथॉरिटी के पास जाना, पुलिस स्टेशन में जाना और उसकी कंप्लेंट फाइल करना उसका अधिकार है। और किसी भी अधिकारी ने बोला कि ये आपका लोकल स्टैंडिंग नहीं है, तो वीडियो निकालिए, फेसबुक लाइव जाइए और उनको बोलिए आप ये कहिए कि मुझे कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं है। सीआरपीसी 39 ऑफ सीआरपीसी सेज कि whenever there is a loss or injury caused to public or public property, each and every individual citizen shall be duty bound to file a complaint। ये हमारी ड्यूटी है। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि हर इंसान का यह फर्ज होता है कि वो बड़े से बड़े ऑफिसर को एक्सपोज करे और हमारे भारत देश को उसको उन्नति करे, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा बढ़ावे और अच्छी फैसिलिटीज के हुए उसके लिए लड़ना, ये उसका फर्ज है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए, सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी याद रखिए कि किसी ने भी पूछा कि आपको इसमें बोलने का अधिकार नहीं, तो ये बोलिए, वीडियो निकालिए, लाइव कीजिए, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर रजिस्टर कीजिए कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज वर्क एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द सिटीजन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। और तीसरी बात,
अब रहे कि जो सही में कुछ एक्सटॉर्शन होते हैं। देखो, हर अच्छी चीज के बाद कुछ अच्छा, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू द रूल। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि सभी अच्छे हैं या सभी बुरे हैं। हमारे घर में एक भाई अच्छा रहता है, एक भाई खराब रहता है, तो वो होते रहता है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि जो अधिकारी है उनको बोलिए कि उनका रिकॉर्डिंग कीजिए कि भाई वो पैसा पूछ रहे हैं, और जाके एक्सटॉर्शन का केस कीजिए। मगर वो एक्सटॉर्शन के नाम पे हमको इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं कर सकते हैं, दैट इज माय राइट। बट यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटॉर्शन इज इलीगल। गेटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट इलीगल। सो ये दोनों में आप फर्क जानिए कि गेटिंग इंफॉर्मेशन इज लीगल, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर wrongful gains or for extortion is illegal, but using the information to prosecute the public servant or the illegal offender is your right, is your duty। और कोई भी आमदार, खासदार, काउंसिलर, आईएएस, आईपीएस आपको सवाल नहीं कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरे वेबसाइट पे जाइए kamlakar.com या petitiongroup.com, उसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आपका हक है। ये हर चीज का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बिंदास लड़िए, भारत माता के लिए लड़िए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। सर, आज मुंबई का सबसे बड़ा इशू है वो फुटपाथ का। हम देखते हैं कि फुटपाथ में जो पेडिस्ट्रियंस के लिए है वो हॉकर्स ने एनक्रोच करके रखा है। सर, बहुत सारे कंट्रीज में जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर डेवलप्ड नेशंस है, वहाँ पर हमें देखने को प्राप्त होता है कि सरकार ने, अगर वहाँ का कॉरपोरेशन है तो कॉरपोरेशन का मार्केट है जो वहाँ के हॉकर्स है वो इस्तेमाल करते हैं। परंतु ऐसा जो इनोवेटिव आइडियाज है, ऐसा इनिशिएटिव हमारी सरकार नहीं लेती है। मुंबई बीइंग अ फाइनेंशियल कैपिटल, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो जो मार्केट लगे, बीएमसी मार्केट हो, तो एक डेवलप्ड नेशन, यूरोपियन नेशन का एक रेप्लिका यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त हो। तो सरकार क्यों सर यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है? हमारे पॉलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जो दिमाग है वो हमेशा कायद्याने चला, मराठी में बोलते हैं कायद्या आणि चला, ये टैक्टिक्स पे चलते हैं। हर जो मोस्ट ऑफ दी, हर नहीं बोल सकता हूं मैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ मुझे इसमें से क्या मिलना है उसके आगे उनकी सोच नहीं है, क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज पर द रिपोर्ट इज 50% आर ऑलमोस्ट क्रिमिनल माइंडेड, या उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक आदमी क्लेरिकल जॉब या पियोन के जॉब के लिए जाता है तो उसके रिपोर्ट सब क्लियर होने चाहिए, उसका एजुकेशन होना चाहिए, उसको उसके पुलिस में कोई रिपोर्ट होना नहीं चाहिए। और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर रेप से लेके, मर्डर से लेके, डकैती से लेके, करप्शन से लेके हर चीज के कंप्लेंट होने के बावजूद हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने खुद को बचाने के लिए और खुद को और अमीर बनाने के लिए क्यों ये कायदा नहीं निकाला? अगर पियोन जिसके हाथ में कुछ भी नहीं उसको अगर एंटीसीडेंट लगता है तो आप, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आप हमारे हजारों लाखों करोड़ को संभालने वाले हैं, और तो तभी आपको आपका इम्पैक्ट कंडक्ट होना चाहिए। आपका कंडक्ट में जरा सा भी काला दाग नहीं होना चाहिए। मगर मुश्किल ये है कि सब काले दाग वाले ही आप चूज कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो मैक्सिमम बिल्डर्स के चमचे होते हैं, या बिल्डर होते हैं, या बिल्डर उनका फ्रंट होता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनेस्ट पीपल, सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पे देखिए कि आज मुंबई में 50 माले की तो बिल्डिंग आप बना रहे हो, मगर एक भी आईएएस, एक भी आईपीएस, एक भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने ये सोचा कि 50 माले की बिल्डिंग तो हो गई, मेरे रास्ते तो उतने ही है। अभी 50 माले की बिल्डिंग होगी तो 4 गुना मोटर बाइक्स बढ़ने वाले, कार बढ़ने वाले, तो हम लोग ने पार्किंग का क्या सेवा किया? और दूसरा, बेवकूफी की बात करता हूं मैं कि जिसके पास 450 फुट के नीचे जगह है उसको कार पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तो झोपड़पट्टी वाले के पास कार रहती है, बाइक रहती है, मगर फ्लैट में रहने वाला 450 फुट का जो घर है उसको फैसिलिटी नहीं है। ये कौन सा तरीका है हमारे गवर्नमेंट का सोचने का, जिसके वजह से आज रास्ते पे मोटर बाइक्स लगते हैं और रास्ते पे कार लगते हैं? मेरे ये मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के दिमाग में बिल्डर को 10 एफएसआई देना है, 8 एफएसआई देना है। आपको बताता हूं कि 1 फुट बांधने के लिए 2000 रुपया खर्चा आता है, मिसलेनियस 8000 पकड़ो, 10,000 पकड़ो, 15,000 पकड़ो, तो 1 फुट पे उनको 20,000 रुपया खर्चा आता है। पहले का रूल कैसा था कि आपको 50% एक्सेस मिलेगा,
तो ठीक है, आपको 50% एक्सेस तक मान लें कि उनको दो पैसा मिलना चाहिए तो वो काम करेंगे। आपने आज एफएसआई 8, 9, 10 किया है, क्यों किया है? आपने कैलकुलेशंस बताया, लोगों को बताया कि बिल्डर कैसे भिखारी बनते हैं। 10 देने के बावजूद, वो 10 देने के बावजूद भी बोलते हैं परवड़ता नहीं, और गवर्नमेंट ने उनके सब म्यूनिसिपैलिटी हैज रिड्यूस देयर टैक्सेस ऑल्सो। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है, आज कोई क्रिकेट क्लब को 40,000 50,000 करोड़ का उनकी प्रॉपर्टीज है, 12-15 हजार की उनकी इनकम, 1000 करोड़ों की इनकम है, उनको टैक्स नहीं है। मगर जो 7 लाख रुपया कमाता है वो 10% का टैक्स भरेगा। इस तरह से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों को लूटने के लिए ये सब कानून बना रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है और लोगों का मानना है। मार्केट की तरफ आता हूं कि मार्केट के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप 10 माले की जो बिल्डिंग बना रहे हो उसमें 2 माला मार्केट जो हॉकर्स रास्ते पे हैं उनको वहां रिहेबिलिटेट कीजिए, और भी लिव एंड लाइसेंस पे उनको ओनरशिप नहीं मिलेंगी, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी का ओनरशिप फ्री में या जो एनकरेज करते हैं उनको नहीं देना है। उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको वहां बिजनेस करने दीजिए और वो भाड़ा देंगे। तीसरी बात यह है कि ये सब क्यों नहीं बनाते हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि उनको पीछे जिंदाबाद बोलने के लिए ऐसे चाहिए। अगर वो रास्ते पे काम करेंगे तो वो इनसिक्योर रहेंगे, म्युनिसिपालिटी को बोल के आप हटा सकते हैं, उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, तो वो हमेशा आमदार खासदार कॉर्पोरेटर के पैर छूते रहेंगे, और जब उनको जरूरत रहेगी तो उनके क्राउड में कौन रहेंगे? तो ये लोग रहेंगे, ये लोग चिल्लाते रहेंगे। इसीलिए हमारे हॉकर्स से मेरी विनती है कि आप लोगों को ये वापरने जा रहे हैं, आपको वापरने मत दे दो। आप ये रिप्रेजेंटेशन करो कि नए बिल्डिंग में जब 10 एफएसआई जो देते हैं वो कम करो बिल्डर को, और मार्केट वालों के जो हॉकर्स है, इलीगल नहीं, मैं ऑफिशियल हॉकर्स की बात कर रहा हूं, उनको लीव एंड लाइसेंस पे उनको दीजिए, तो आके रास्ता खुला हो जाएगा। आपको कि आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आमदार खासदार की पावर अपने आप गलत काम करने के लिए कम हो जाएगी। सर 2006 में उस वक्त के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, उनका एक बेहतरीन योजना था कि मुंबई को शंघाई बनाने का। परंतु आज से 2024 है, वो जो हमारा एक सपना था मुंबई को शंघाई जैसा डेवलप करने का, आज वो सपना धरा का धरा रह चुका है, वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो सर आपके हिसाब से आपके लिए मुंबई के लिए क्या प्लान है और मुंबई को हम शंघाई कैसे बना सकते हैं? सर पहली बात तो ये कि हमारे इलेक्टेड सभी ने कुछ हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हम संगाई बना रहे हैं, हम बंगाई बना रहे हैं। अरे संगाई बंगाई छोड़ो यार, हमारे लिए ब्रिटिशर है ना, ब्रिटिशर जो हमको लूटने आए, जो चोर थे, हमको बर्बाद करने आए थे, उनका गेटवे ऑफ इंडिया देखिए, उनका हाई कोर्ट देखिए, उनका सेशन कोर्ट देखिए, और हमारा मजगांव का वो कोर्ट 15 साल में गिर जाता है, नया बनाता है, और अभी भी उसमें भी स्लैब गिर जाता है। तो ब्रिटिशर अच्छे थे कि हम लोग अच्छे हैं? हमारा रेलवे स्टेटस रोड का जो ब्रिज बना है 100 साल से चल रहा है, वसई का ब्रिज बना है वो 100 साल से चल रहा है, और हमारे लालबाग ब्रिज 5 साल में गिर रहा है, बनते बनते गिर रहा है। तो ब्रिटिशर अच्छे थे कि हम अच्छे हैं? आज जब हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे तब एक जुनून था कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, और आज हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में सिर्फ एक ही है कि हमको कैसे लूटना है, या हमको कैसे इसमें से 2 पैसा मिलना है, ये सोचता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, और ये सही में है। तो ये हमारी एटीट्यूड गलत है, हम लोगों को टेम्पररी बेवकूफ बनाते हैं। अभी मिसाल के तौर पे देखिए, आज का पेपर में पढ़ा है कि 1,500 रुपए लेडीज को देते हैं और फ्री गैस देते हैं। कितना हो गया? 2,500 रुपया हो गया। तो 2,500 में आप हमको भिखारी बना रहे हो। क्या हम भिखारी है आपसे पास ये भिख लेने के लिए? आप हमको नौकरी दो, आप नौकरी नहीं दे रहे। क्यों नौकरी नहीं दे रहे हो? आप नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हो कि हम नौकरी पे जाएंगे तो आपके पर हम भरोसा नहीं रखेंगे, हम आपके पे डिपेंड नहीं होंगे। आप 1,500 रुपये देखो, आप हमारी तौहीन कर रहे हो, आप हमको इंसल्ट कर रहे हो, आप हमको गैस दे के इंसल्ट कर रहे हो। हमको दे दो, हमको स्कूल में फ्री एडमिशन दे दो। हमारा आप कितना पैसा बचेगा? बच्चों लोग को आज स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? आपने लाखों रुपए का फीस बनाया, उधर क्यों नहीं आप अपना पैसा खर्चा? ये पैसा वहां खर्चा करो और फ्री में एजुकेशन दे दो। वो आप नहीं देंगे। ब्रिटिशर, हम एक 50 साल पहले या 40 साल पहले जीजो हॉस्पिटल में सब चीज फ्री मिलता था, आज उधर पैसा लगता है, उधर फ्री दे दो। ये नहीं दोगे क्योंकि हमारे हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे। आप हमको खेलने के लिए जगह नहीं देते हो, प्लेग्राउंड्स पे भी सब एनक्रोचमेंट जाते हैं, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसमें क्लब बनाते हैं, शादी के लिए क्लब बनाते हैं और कुछ क्लब बनाते हैं और उसमें पैसा कमाते हैं। बोलो, इस तरह से हमारी जो पॉलिटिशियंस है उनकी सोच जो है वो देश के खिलाफ हो रही है।
और इस माध्यम से मैं उनको विनती करता हूं कि आप तो करोड़पति है, अब्जोपति है, फिर भी आपको पेंशन चाहिए, आपको रिटायरमेंट के बाद भी सब कुछ चाहिए, छोड़ दो। बहुत से लोग हैं जिसको आप जो भीख देते हो ना, ये 1200 रुपए का, 1500 रुपए का गैस का, उनको नौकरी दे दो, उनको एजुकेशन दे दो, उनको हेल्थ दे दो, उनके घर पे जो बुजुर्ग है उनका जो खर्चा है उसके लिए उनको फ्री हेल्थ फैसिलिटीज दे दो। ये करना इंपॉर्टेंट है, ना कि फ्री। जब भी किसी आदमी किसी को जो फ्री मिलता है तो आप उसको आलसी बना रहे हो, आप उसको कह रहे हो आप काम मत करो, आपको आधा पेट खाने मिलेगा ना, आप आके सो जाओ, तो कहां से हमारी भारत बढ़ेगा। हमारे यहाँ आज कहीं भी दुकान पे जाओ वहां शॉर्टेज है, कहीं भी ऑफिस में जाओ वहां शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज है? इसलिए क्योंकि आपकी एजुकेशन सिस्टम इतनी गलत है कि वो दे आर बिकमिंग एजुकेटेड इलिटरेट। वो खुद के वो खाली नौकरी के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकते। तो आपके बिजनेस, आपका जो सोच है नेक्स्ट जनरेशन का संगाई बनाने का, तो आपके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कीजिए। आपके एजुकेशन सिस्टम में जो सब्जेक्ट्स है, जो 6, 7 तक तो ठीक है, बाद में जो सब्जेक्ट है वो चाहिए आरटीआई, जो हो रोजमर्रा जिंदगी में मरने तक वापरने वाला है। उसको चाहिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और लोकल बॉडी एक्ट, जो वो जिंदगी भर वापरने वाले, वो आप नहीं दे रहे हैं। वो आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये एजुकेटेड इलिटरेट है, ये एजुकेटेड अन्नाड़ी लोग आप बना रहे हैं, जो 30 साल तक सीखने के बावजूद भी वो कुछ ही नहीं कर पाते। उसके कारण आप है, क्योंकि आपकी एजुकेशन सिस्टम गलत है। लगा सर, आज जो मीडिया है अगर आप देखोगे डिबेट्स में, तो इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, रशिया यूक्रेन, ये सब के बारे में बात होता है, परंतु जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी चीजें, इस पर बात नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सर, अगर आप कभी मुंबई के एसआर के बिल्डिंग में आप जाइए, तो 14 माले का, 21 माले का, 28 माले का बिल्डिंग बना रहे हैं, भाड़ा का बिल्डिंग बना रहे हैं सर। वहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर प्लेग्राउंड का इशू है, और जो भी बुनियादी चीज एक युवा को, एक परिवार को लगता है, कुछ भी नहीं है। तो सर, जो सरकार का म्हाड़ा को लेकर, एसआर को लेकर बड़े बड़े योजना बन रहे हैं, परंतु सर घर तो दे रहे हैं, परंतु जो बेसिक बुनियाद है, पार्किंग, प्लेग्राउंड, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब उपलब्ध नहीं है वहाँ पर। इसको आप कैसे एनालाइज करते हो? सर पहली बात यह है कि मैं पहले ही बोला कि हमारे पॉलिटिशियन के दिल में खोट है। वो जब कानून बनाते हैं तो पब्लिक इश्यूज के लिए बनाते हैं। कानून ऑन पेपर तो बहुत अच्छा रहता है। अब म्हाड़ा बना है घर बनाने के लिए, एसआरए बना है आप घर बनाने के लिए, उनको अथॉरिटी दो कि वो कंस्ट्रक्शन करें। आप ये एसआरए म्हाड़ा 33(7) डेवलपमेंट मास हाउसिंग के बहाने में आप पब्लिक प्रॉपर्टी को लूट रहे हो। आप इसके बहाने बिल्डर को 4 या 5 एफएसआई दे रहे हो। आप ये 4 और 5 एफएसआई म्हाड़ा और एसआरए खुद बांध के खुद के लिए क्यों नहीं वापरते हो? आप बोलेंगे हमारे पास इतना कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं है। आप इंटरनेशनल टेंडर्स मंगाओ, या टाटा जैसे है, एलएनटी जैसे हैं, उनका टेंडर्स मंगाओ और इनको बांधने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। क्यों? जैसे आप ब्रिज को कॉन्ट्रैक्ट देते हो बनाने के लिए, वैसे ये घर बांधने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। आपके जो ये लोकल जो है वो 2000 में करेंगे, वो 4000 में करेंगे, ठीक है, मगर वो बिल्डिंग 100 साल टिकेगी। आज देखिए, जब ब्रिटिशर के टाइम पे बिल्डिंग बनी और 100 साल टिकती थी, हमारी ये बिल्डिंग आज 90 साल हो गई, उसको कुछ भी नहीं हो गया है। और आप कानून बनाते 30 ईयर स्ट्रक्चरल ऑडिट की, यानी कि क्या आप ऑफिशियली हर बिल्डर को ये बता रहे हो कि 30 साल की जिंदगी रहेगी, उतना बिल्डिंग बनाओ। यू आर प्रमोटिंग सच इलीगल, अनवांटेड, लोगों को तकलीफ देने वाले काम कर रहे हो आप जब बिल्डिंग बांधते हो तो बिल्डिंग का लाइफ 100 साल होता है। जब आप ब्रिज बांधते हो, ब्रिज का लाइफ, इट इज डिजाइंड, ऑल बिल्डिंग्स एंड ऑल ब्रिजेस आर डिजाइंड बाय डिफॉल्ट फॉर 100 ईयर्स, और आप उसको बोलते 30 साल का। आप 30 साल में अगर बिल्डिंग का, अभी 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 आपके सामने अंधेरी फ्लाईओवर है, 30 साल में खराब हो रहा है, 100 साल की लाइफ है। उस आदमी को क्यों आप जेल में नहीं डाल रहे हो फॉर सब स्टैंडर्ड वर्क, फॉर चीटिंग? इज इट नॉट चीटिंग? मगर हम वो नहीं करेंगे। अभी बीएमसी के पैसे से आप रिपेयर करने जा रहे हो, बीएमसी ने रिपेयर करना ही चाहिए। मैंने इस बारे में म्युनिसिपल कमिश्नर को खत लिखा है कि आप रिपेयर करो, मगर जो भी खर्चा है वो जिसने बनाया है उससे खर्चा, उससे वसूल करना है, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं। वैसे ही लालबाग ब्रिज में 5 साल में ब्रिज का हालत खो गया, 5 साल चुप बैठे और 6वें साल में काम चालू किया क्योंकि डीएलपी खराब हुए। तो इसका कारण कौन है?
इसका कारण हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे आईएएस है, जो ऐसे चोर लोगों को बचाने के लिए कानून के कुछ न कुछ ऐसे रास्ते निकालते हैं और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते हैं। तो संघाई बनाने के लिए पहली बात यह है कि हम सिटीजन्स को, मैं अभी रास्ते पे उतर रहा हूं कि आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस और आईपीएस, इनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट होने चाहिए जो उनके ऑफिस के बाहर लगने चाहिए, और वो अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कौन से कानूनी तौर से एफआईआर कर सकते हैं वो होना चाहिए, और दे शुड बी अकाउंटेबल। आज आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस ये गलत कानून बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये गलत कानून बना रहे हैं। कानून एक है और हमारे म्हाडा में, हमारे बीएमसी में, हमारे एसआरएम में सर्कुलर्स वो कानून के खिलाफ निकलता है, जिसके बारे में मैंने अभी 40,000 करोड़ म्हाडा का फ्रॉड ओपन किया, जो मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। अभी 3 लाख करोड़ का ईओडब्ल्यू के पास है, जिसमें मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। हमारे जो हैंकॉक ब्रिज है वो मजबूत था, उसको जबरदस्ती झूठा सर्टिफिकेट देके तोड़ा, उसके उसके बड़े बड़े ऑफिसर, इस तरह से हम झूठे दस्तावेज बना के जो अच्छी चीज है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे बिल्डिंग है जो एफएसआई मिलता है करके बिल्डर के साथ संगनमत करके उसको C1 करके डिक्लेयर करते हैं और उसको तोड़ते हैं। इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि हमको जागरूक होना है। हम यानी सिटीजन्स, हम बेवकूफ है, हम सोचते हैं कि आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर हमारे लिए ये नहीं है। पॉलिटिशियंस आर देयर नॉट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, politicians are there to create more problems for you and then show that they have solved the problem which they will never solve। तो मेरा ये है कि हम रास्ते पे उतरेंगे और अगले इसमें हम मांगेंगे कि ऐसा कानून होना चाहिए कि जहां आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस के ड्यूटीज क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, और उसके सामने कौन से आईपीसी सेक्शन में हम उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं वो भी चाहिए। अगर आप अपने, मेरे बी वार्ड में बोर्ड लगाया हुआ है, पब्लिक ने ऐसा किया तो ये सेक्शन में उनके ऊपर कार्रवाई होगी, पब्लिक ने ये किया। अगर पब्लिक यानी हम मालिक पे तुम दादागिरी कर सकते हो तो तुम नौकर हो, हमारे सेवक हो। अगर सेवक हमारा पैसा लेने के बावजूद अगर नौकरी नहीं करता है, काम सही नहीं करता है, तो आपको पनिश करने का कोई नहीं। तो आप पब्लिक सर्वेंट को बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करते हो, ये बंद होना चाहिए। और इसके आगे हम इस इलेक्शन में पूछेंगे कि आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस ये अगर अपने अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाए, और उनका सैंक्शन आप बंद कीजिए। आप सैंक्शन लेके उनको और भी मजबूत बनाते हैं कि वो करप्ट एक्टिविटीज करें, तब ये मुंबई का संघाई हो सकता है। नहीं तो सिर्फ ये खाली बहाना है, आप कुछ नहीं करोगे, आप हम लोग को खाली बेवकूफ बनाओगे। सर, सरकार ने बेंगलुरु जैसे शहर को एक सिलिकॉन वैली बना दिया है। उनका प्लान है मुंबई को भी और डेवलप करने का। सर, डेवलपमेंट के नाम पे मुंबई के हजारों झाड़ को सरकार काट रही है। हमने आरे का मुद्दा देखा, हमने विक्रोली का ये मुद्दा देखा है। सर, बड़े बड़े टावर तो मुंबई में बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस तो मुंबई में बन रहे हैं, परंतु पानी का क्राइसिस जो बेंगलुरु में आज है, तो एक स्टडी के हिसाब से बड़े यूनिवर्सिटी स्टडी किया, वो क्राइसिस मुंबई में भी होगा। तो इसको सर आप कैसे आकलन करते हो? सर, हमारे यहाँ एक वाटर टैंकर लॉबी है, और हर बड़े बिजनेस में यानी बिल्डिंग लाइन में समझो, रोड कंस्ट्रक्शन में रोको, ये इसमें पीछे जो रहते हैं वो पॉलिटिशियंस रहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर से वो एक सामने का एक फ्रंट रहता है। इसीलिए हर पॉलिसी जो होती है वो शॉर्टेज क्रिएट करने की होती है और ये लोगों को फायदा होता है। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। आज हमारे पास 3 महीना धो धो धो, अभी बारिश इतना गिर रहा है, वो बारिश किधर या पानी किधर जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। आप अगर बिल्डिंग प्रपोजल में ये डाले कि वाटर हार्वेस्टिंग जो नहीं करेगा उसकी पानी हम बंद करेंगे, खत्म हो गया बात। जिसके एंड दैट वाटर हार्वेस्टिंग शैल बी वर्किंग 24 आवर्स एंड 365 डेज। आप ये कानून कीजिए तो ऑन पेपर वाटर हार्वेस्टिंग रहता है, एक्चुअली वाटर हार्वेस्टिंग रहता है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पब्लिक सर्वेंट करप्ट है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स इसको आंख मिचली करते हैं। तो इसके लिए कंपलसरी वाटर हार्वेस्टिंग करो। आपके पास ड्रॉट है, बड़े बड़े गांव में कैनल्स करो, जहां ओवरफ्लो होता है पानी, जहां हमारा डैम्स ओवरफ्लो होता है, वो पानी कहां जाता है? आप छोड़ देते हो। क्यों उसको कैनल्स बना के क्यों नहीं करते? आज 70 साल में ये ड्रॉट की पोजीशन क्यों है? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस फेल हो चुके हैं। कभी कभी हमको मेरे दोस्त लोग मिलते हैं, अरे आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं असेंबली में, मैं बोला 70 साल में आप असेंबली में तो उठाते हो सवाल, असेंबली में सवाल उठाने के बाद में आप वो सवाल भूल जाते हो, उसका वजह क्या होता है सबको मालूम है। अभी 40,000 करोड़ का एक भी आमदार क्यों नहीं उठाता है?
40,000 करोड़ हाई कोर्ट ने म्हाडा के खिलाफ ऑर्डर दिया है जो हमको वसूल करना है, मगर एक भी आमदार ने आवाज नहीं उठाया, एक भी पार्टी रास्ते पे नहीं आ रही। क्यों हो रही है? क्योंकि जब लूट होता है तो सब साथ में आते हैं, और ये जो पॉलिटिशियंस जो आपस में लड़ते हैं वो हमारे लिए नहीं लड़ते हैं, वो खुद के लिए लड़ते। किसी को अपने बेटे का सीएम बनाने का रहता है, किसी को अपने फैमिली का सीएम। देखो, हमारे पूरे भारत में 40 से 50 फैमिलीज है जो ये भारत को रूल कर रहे हैं। हर स्टेट में 3 से 4 फैमिलीज है जो स्टेट को रूल कर रहे हैं। यानी जो 500 राजा थे पहले, अब 50 राजे आए हैं। और इस देश को कैसा अच्छा होगा जब जो मेरे बेटे के लिए मैं गद्दी करने के लिए तैयार होने वाला हूं, मेरे भाई के लिए कहूंगा, मेरे बेटी के लिए होगा, मेरे चाचा के लिए होगा, तो ये देश डेमोक्रेसी सही हिसाब में है क्या? ये सवाल हमको पूछना है। इसलिए और एक कानून लाना चाहिए कि जब एक आदमी पॉलिटिक्स में रहेगा तो उसका नेक्स्ट जनरेशन, उसका अभी का जनरेशन पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा, ना वो पार्टी का ऑफिस बेरर रहेगा, ना वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो दूसरे को चांस मिलेगा। आज कहीं भी जाओ, आपका इंटेलिजेंस को सवाल ही नहीं, मैं इसका बेटा है मैं बनूंगा, मैं इसका बेटी है मैं बनूंगा। ये इसको स्टॉप करना है। ये 500 राजा को कम करके इन्होंने 50 राजा बनाए हैं ना, उसको हम अगर नहीं चैलेंज करेंगे तो ये सांघाई, ये पानी कुछ नहीं होने वाला है। लड़ो और वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी करो, और वाटर हार्वेस्टिंग करने के बाद 3 महीना आपका जो पानी बचता है वहां रिजर्वर में बचेगा, तो फिर आपको पानी का शॉर्टेज आएगा ही नहीं। जहां विदर्भ है वहां शॉर्टेज है, तो कोकण रीजन में बहुत बारिश रहता है, वहां से कैनल तैयार करो और वहां पानी भेज दो, तो सवाल किधर आता है? और हर जगह अगर वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए तो वाटर टेबल लेवल बढ़ जाएगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगा तो बोरवेल हो जाएगी, तो पानी का सवाल किधर है? मगर नहीं होने वाला है। क्यों? वाटर टैंकर लॉबी मजबूत है, सब आमदार खासदार कॉर्पोरेट इसमें से कोई ना कोई इसके साथ साथ में रहता है। मैं फिर से कहता हूं, मैं सभी को खराब नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ भ्रष्ट लोगों को खराब बोल रहा हूं। आप में बहुत से अच्छे लोग भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो अच्छे काम करना चाहते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर है जो अच्छे काम करना चाहते हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है फडणवीस साहब वो अच्छे काम करना चाहते हैं, मगर उनके आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं वो सही है क्या नहीं, उसके बारे में आपको सोचना है। और आपको हमारे जैसे एक्टिविस्ट को साथ में लेना है, हमको पूछना है कि हमारी पॉलिसीज के बारे में आपका क्या। आपने कभी पूछा है किसी पब्लिक को कि हमारे पॉलिसी के बारे में आपको क्या है? आप कभी हम लोग को पूछते ही नहीं। आप एसी गाड़ी में बैठ के, काले कांच घुमा के, और एसी ऑफिस में बैठ के आपको गरीब लोगों का कैसा पता चलेगा? इसलिए और एक कानून बनाओ कि हर आमदार, हर खासदार, हर कॉर्पोरेटर, हर आईएएस, हर आईपीएस रोज हफ्ते में 3 बार या 2 बार 2 से 3 घंटा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमेंगे और उसका लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पे, बीएमसी का या जो भी वेबसाइट रहेगा उस पर डालेंगे, ताकि उनको पता चलेगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस क्या है। पूरे देश में एक और सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है प्रीपेड और स्मार्ट मीटर का। सर, आप वो पहले व्यक्ति थे जो प्रीपेड मीटर के अगेंस्ट आपने बात किया। दूसरे, प्रीपेड मीटर एक्चुअली है क्या और ये क्या लाभदायक है आम जनता के लिए? प्रीपेड मीटर इज ए फ्रॉड, एटलीस्ट मैं मुंबई के बारे में बात करता हूँ, इज अ फ्रॉड ऑन द मुंबईकर्स। क्योंकि बीएसटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 96 to 97% है, जो इंडिया में कहीं भी नहीं है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और इससे कम होने का तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये चोरी जो है वो 0.32% है, ऐसा बताया जाता है। अभी आप 1,000 100 रुपए में से 0.32 मतलब 32 पैसा चोरी हो, तो आप भगवान भी आगा तो उतना तो चोरी होने वाला ही है। और उसके बावजूद आप हजारों करोड़ हमारे पे खर्चा कर रहे हो, और वो खर्चा करने के बाद हमको फायदा नहीं है, हमारा उल्टा आप यूनिट पर कॉस्ट बढ़ा रहे हो। तो पब्लिक के लिए आप हजारों करोड़ हमारा टैक्स पैसा लगा के आप हमारा कॉस्ट बढ़ा रहे हो और बोलते हो वी आर गिविंग एफिशिएंसी। ये कौन सी लेवल की एफिशिएंसी है बताइए आप? दूसरी बात, आप झूठा बात करते हो पब्लिक के पास कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। 5% मोस्टली ऑलमोस्ट 900 रुपीज पर मीटर आउट ऑफ 12,000 सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी क्या गवर्नमेंट की पैसा है? सब्सिडी एक हमारा टैक्स पैसा है, तो आप फ्री देते हैं, ऐसा कैसा बात करते हो? यानी कि हमारा टैक्स का पैसे से जाएगा, आप जब दोगे तो यहां टैक्स बढ़ाते हो। अभी देखिए ये बजट में कितना टैक्स बढ़ा हुआ। तो आप सब्सिडी जब देते हो तो ये गलत बात लोगों को मत बोलाइए कि आप फ्री में देते हो, क्योंकि आप हमारे पैसे से देते हो।
मेरे पास ये लिख के दिया है बीएसटी ने कि वो बाकी के 95% जो है दे विल क्लेम थ्रू एआरआर बिफोर एमईआरसी। एमईआरसी ये जो यूनिट है वो तय करती है कि क्या कॉस्टिंग होगा। तो ये लोग ये सब पैसा, इसका खर्चा, इसका मेंटेनेंस और दुनिया भर का इन्फ्लेटेड कॉस्ट, आपको तो मालूम है कि हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हमको कुछ और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ये सब चीज जो है वो एआरआर में जाएगा और बोलेगा हमको परवड़ता नहीं है तो कॉस्ट बढ़ाओ। तो ये सोचिए कि हजारों करोड़ हमारा लगेगा, फायदा किसको होने वाला है और कॉस्ट किसका बढ़ने वाला है। तो फिर ये हमारे पे ये फ्रॉड है हमारे पे। अब हमारे मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया कि उसने ये बयान दिया कि स्मॉल कंज्यूमर्स को नहीं लगेगा, स्मॉल बिजनेस। मगर सर पहली बात यह कि ये आरडीएसएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या आपको अधिकार है ये डिक्लेयर करने का? एक, अगर अधिकार है तो फिर आपने अभी तक बीएसटी को लिख के डायरेक्शंस क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है वीडियो बीएसटी के ऑफिस के बाहर कि इन्होंने अभी तक कोई भी रिटर्न डायरेक्शन सर्कुलर्स नहीं दिए। तो ये आप लोगों के पास ऐसे डबल एज क्यों करते हो? तीसरी बात, आप बोलने के बावजूद मेरे एक होटल बंधु का फोन आया जो सांता क्रूज में वकोला में आपके लोग गए थे, उन्होंने उनको लगाने नहीं दिया। अभी अभी बीएसटी के भवन में जाइए, आपने अभी नया बैनर लगाया कि आप लगा सकते हैं। आप इस तरह से कंट्रोवर्शियल जो है उसको क्लियर करो। और आप तो जवान के पक्के हैं सर फडणवीस साहब, आपको तो मालूम है कि हम आप जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तभी से हम एक दूसरे को जानते हैं। आपने मुझे 40,000 करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड ओपन किया करके बिलावा भवन सांता क्रूज में मेरा फेलिसिटेशन भी किया और मुझे बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हो। और एलओपी के टाइम पे तो आपने मुझे बहुत कुछ मेरे से इंफॉर्मेशन लेके काम की है। तो अब ये नाम आपका जो अच्छा है उसके लिए आपका काम है कि क्लैरिफिकेशन दे दो और गिव एंड रिटर्न डायरेक्शंस टू द बीएसटी एंड ऑल अदर एबीसीडीएल कि भाई जो रेसिडेंशियल है उसको नहीं लगेंगे, जो छोटे छोटे दुकान है जिसके 5,000 10,000 फुट तक के दुकान है उनको नहीं लगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को लगाओ, आप आपके गवर्नमेंट को लगाओ, वहां तक ठीक है, वो लोगों को मत लगाओ। तीसरी बात, आपको एकदम आपको डर लगेगा कि आपके बीएसटी या आपके लोग कैसे काम करते हैं। मैंने बीएसटी में एप्लीकेशन किया कि मुझे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेट चाहिए, वेट्स एंड मेजर्स की डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेट चाहिए। जब कोई आप मीटर वापरते हो या मीटर्स मेजरमेंट्स के लिए वापरते हो तो उनका सैंक्शन, परमिशन या जो भी सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है, आपके पास नहीं है। और आपने उसका ये भी देखा है कि सब लोग आपके पास आते हैं, मेरा 300 गुना ज्यादा आया, मेरा 400 वो क्यों आया? अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो ये जास्ती क्यों आता है? अगर सर्टिफिकेशन करके ज्यादा आता है इसका मतलब आपका सर्टिफिकेशन गलत है। तो हर जगह से लोगों की तरफ जो आपके पास देखने का तरीका ये दिखता है, ये हमको लूटने का तरीका तो नहीं है, ये आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि आप अकेले कहां कहां देख सकते हो। मगर आपको अभी आपके हाथ के नीचे जो बंदे हैं जो आपसे गद्दारी कर रहे हैं उनकी कान को पकड़ना है, इसलिए कि ये आपसे बेईमानी कर रहे हैं और ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको एक क्लेरिफिकेशन देना है कि आपने दिया है उसका सर्कुलर निकालो। आप ये बताओ कि पर यूनिट कॉस्ट कम कैसा होगा। आप ये बताओ कि वेट्स एंड मेजर्स अगर नहीं है तो आपने किस हिसाब से उसको इंस्टॉल किया। और तीसरी बात, आपके जो नोटिस है ना वो भी इलीगल है। आप सबके मीटर बदली कर रहे हो और आप बिल्डिंग के नीचे नोटिस लगा रहे हो, ये कौन सा कानूनी तरीका है? आपको हर घर में देना है, उसका परमिशन लेना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मीटर का कॉस्ट हमने भरा है, हम मालिक है, बीएसटी मालिक नहीं है। आप गलत बात करते हो कि बीएसटी मालिक है। आपने हमारा केबल का पैसा लिया है, आपने हमारा मीटर का पैसा लिया है, तो हम मालिक है। बीएसटी कहां से मालिक हो सकते हैं? बीएसटी हमारी नौकर है, हमारे सेवक है, हमको सर्विस देने के लिए उनका नौकरी का काम करना है। बाकी ये ऐसे गलत जो बातें करते हैं कि मीटर हमारा है, ये हमारा, आपका कुछ भी नहीं, जो भी है हमारा है, सिटीजन का है। आप सिर्फ सेवक हो, बीएसटी सिर्फ सेवक है और उनको सेवक जैसा काम करने बोलिए, एमएससीडीएल को सेवक जैसा काम करने बोलिए और किसी के मर्जी के खिलाफ स्मार्ट मीटर लगाने को जाने को मत बोलिए। और ये जो है ये गैर कानूनी है। मैं सभी सिटीजन्स को बोलता हूं जिसके यहाँ मीटर लगे हुए हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए कि इन्होंने ट्रेसपास किया है हमारे प्रॉपर्टी में, दे हैव एंटर्ड माय बिल्डिंग विदाउट माय परमिशन और मेरे मीटर बॉक्स को खोल के मेरा अच्छा मीटर चोरी किया। इट इज अ थेफ्ट।
विदाउट योर परमिशन थेफ्ट चोरी किया है, और वो चोरी करने के बाद उसने बनावट मीटर, जिसको वेट एंड मेजर्स का सैंक्शन नहीं है, हमारा परमिशन ने वो लगाया हुआ है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की अंडर 154(1) ऑफ सीआरपीसी। वो फॉर्मेट रेडी है, मेरे वेबसाइट पे लगा हुआ है, आप उसको हर पुलिस स्टेशन में जाइए और उसमें आपका खाली नाम और जो डिटेल्स है, बाकी सब हमने लॉ पॉइंट से उसको कवर किया है। जरूर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए। सर, आपने एक प्रोवर्ब सुना रहेगा कि सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन भगत सिंह हमारे घर पे नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर पे चाहिए। सर, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो शाहू फुले अम्बेडकर का राज्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है। परंतु सर, आज के जो युवा है, कहीं ना कहीं सरकार से डरते हैं, सरकारी अफसर से डरते हैं, और कभी भी सरकार के अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाते हैं। सर, हमने देखा देश में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रशांत भूषण हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, अंजलि दमनिया हो गए, स्वयं सर आप हो गए, आपका पेटिशन ग्रुप है। लेकिन सर, जो कार्य आप करते हैं वो युवा तक नहीं पहुंचती है। अगर युवा तक पहुंचती है तो युवा अवेयर नहीं है, ना वो कभी प्रश्न उठाते हैं। तो आज के जो युवा है भारत की, जो 60 से 70 करोड़ का आबादी है, सर वो शांत क्यों है? पहली बात यह कि मैंने आपको बताया कि हमारे गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया, यानी ब्रिटिशर ने किया, और उसको हमने बदली नहीं किया। हमारा बदली करने का मकसद ये नहीं कि खाली नाम बदली करो, हमारा बदलने का तो उसमें सब्जेक्ट्स बदली करो। पहली सब्जेक्ट है कि मैंने आपको बताया कि हर स्कूल के बच्चों को स्टार्टिंग से आरटीआई, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के जो मेन 5-10 सेक्शन है, हर साल को उनको 10-10 सेक्शन सिखाओ। उनको बीएमसी लॉ दिखाओ, या अगर गांव में हो तो उनको गांव के लॉ सिखाओ। ये लॉ ये जिंदगी भर चलने वाले हैं। मगर हम क्या सिखाते हैं जो हम जिंदगी में कभी वापरने वाले नहीं। हम बीए करते हैं, हम उसको कभी वापरते हैं क्या? तो ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करो विच विल बी ऑफ डेली न्यूज, ऑफ डेली इफेक्टिव फॉर पीपल टू यूज। मगर ये करेंगी तो फिर हम आमदार खासदार को क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे बड़ा बात क्या है, लोगों को बेवकूफ रहने दो। इसीलिए ये पोजीशन है। तीसरी बात, आदमी को डर क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज नहीं, इसलिए आप डरते हो। आप जब जो रास्ता आपको पता है, आप कैसे 60-70 के स्पीड पे निकलते हो। मगर जहां आपको पता नहीं, बाहर गांव जाते हो तो हर गली पे रुकते हो, यहां देखते हो पूछते हो कहां जाना है, वहां देखते हो पूछते हो कहां जाना है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो मेरी हर एक से विनती है कि हर एक आदमी चाहे कुछ भी मत करो, मगर आरटीआई एक्ट को समझो, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और बीएमसी एक्ट, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, या जो ये 5 एक्ट अगर आप समझोगे तो ये आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईपीएस, आईएएस आपके सामने झुक जाएंगे। और रेगुलेशन और डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के खाली छोटा सा बुक है 10 पेज, वो पढ़िए, और आप हर आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस को सवाल कर सकते हैं कि आपकी फाइल आपके पास 7 दिन से ज्यादा क्यों है, आपने मेरी कंप्लेंट 45 दिन में डिस्पोज क्यों नहीं किए, और उस बहाने उनके ऊपर 166 का कोर्ट में आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए। इस तरह से अगर करोगे तो ये प्रेशर आएगा, नहीं तो ये आपकी फाइल 3-3 साल, मेरे अभी म्युनिसिपैलिटी में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी के पास 3 साल से फाइल पाए पे, अभी मैं उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया। अगर हम हर आदमी ये अगर डिले ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में हम अगर उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करेंगे तो ही उनको डर रहेगा। नहीं तो हम जाते, आप कभी करेंगे, कल आओ, परसों आओ, अभी इंक्वायरी चालू है। दूसरी बात बोलना चाहता हूं कि पुलिस को इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को आपकी अगर कंप्लेंट जाती है तो पुलिस सिर्फ यही बोल सकता है मैं एफआईआर रजिस्टर करता हूं, या बोल सकता है कि आप में एफआईआर रजिस्टर करने जैसा कुछ नहीं है, और वो भी उसको लिखित देना है। वो बोलेंगे इंक्वायरी करेंगे तो वीडियो कैमरा निकालो, बोलो इंक्वायरी करते हो, आप कौन से कानून में करते हो। 15 दिन का अभी नए नए कानून में 15 दिन का सहूलत दिए, मगर वो इंक्वायरी किस लिए है कि आपने जो लिखा है उसमें ऑफेंस होता है कि नहीं देखने के लिए। वो इंक्वायरी में वो विटनेस को, आरोपी को बुला के उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या जमा करना कर नहीं सकते। वो अगर करते हैं तो आप उनके खिलाफ 166 में एफआईआर रजिस्टर कीजिए। आज पुलिस हमको बेवकूफ बना रही है और एफआईआर नहीं रजिस्टर करती है, और इंक्वायरी के नाम पे सालों निकालते हैं। एंटी करप्शन के काफी ऑफिसर्स के खिलाफ मैंने एफआईआर रजिस्टर करने के कोर्ट में दावा किया है और प्रोसिक्यूशन भी कर रहा हूं। वो एंटी करप्शन कहती है कि मैं आईपीसी में नहीं करूंगा, गलत है। अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी, ये आप नोट कीजिए कि एवरी पुलिस ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज ए पुलिस ऑफिसर ऑल ओवर महाराष्ट्र। अगर उसको कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो कोई भी नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर कर सकता है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।
मगर हमको ये बेवकूफ बनाता है, ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, आप उधर जाओ, ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं, जुरिडिक्शन जीरो एफआईआर करके करना है। इसलिए आप सेक्शन 156 सब सेक्शन 2 याद रखिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है 5/2/2014, उसमें लिखा है कि अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तो उस पुलिस ऑफिसर पे कानूनी तौर से एफआईआर रजिस्टर होता है। ये चीज का सब ध्यान रखिए। ये सब चीज kamlakarshenoy.com petition.com में आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जरूर देखिए और अपने देश के लिए लड़िए। हम किसी ऑफिसर के पर्सनल नहीं लड़ रहे, हम कोई एक्स के खिलाफ नहीं भाई, मगर जो ऑफिसर काम नहीं करते हैं उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, हम उसके दुश्मन हैं। हम इंडिविजुअल किसी इंसान के दुश्मन नहीं है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारे भाई है। सर, हमारा जो देश है बहुत ही सुंदर देश है और बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। परंतु सर, आज हम देखते हैं कि जो भी सरकार के अगेंस्ट में अगर वो आवाज उठाता है, या फिर वो एक्टिविस्ट हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स हो, उसके ऊपर यूएपी है, पीएमएल है, ईडी, सीबीआई उनका छापा लगाते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है सुंदर डेमोक्रेसी में दबाने का प्रयास सरकार कर रही है। तो इसके लिए बहुत सारे लीडर्स हम देखते हैं, अपोजिशन लीडर्स है, वो पार्लियामेंट में हो या फिर विधानसभा में अपना बात नहीं रख पाते हैं, वो भय की वजह से, वो डर की वजह से। इसको सर कैसे आप आकलन करते हो? पहली बात तो ये कि अभी जो बीएनएसएस में आया है मोस्टली सेक्शन 113 और 152, आई डो नॉट नो, मैंने उसका अभी तक स्टडी नहीं किया है, मगर ये थोड़ा सा उसका मिसयूज हो सकता है। क्योंकि वो जो इतना वाइड रेंज रखा है कि भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ आप ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हो, बहुत बहुत कुछ है उसमें जो हम एक्टिविस्ट के खिलाफ लगाने की कोशिश करने की हो सकती है, या जो पॉलिटिकल पार्टी जन जागृति करने की कोशिश करती है उसके खिलाफ भी हो सकती है। तो ये थोड़ा दुख वाली बात है। और तीसरी बात यह है कि पुलिस को ज्यादा पावर्स दिए हैं, जबकि पुलिस काम ही नहीं कर रही है। पुलिस काम नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं होना चाहिए उसके लिए पूरी तरह से काम करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ट्रैफिक के लिए उन लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन में टोटल फेलियर है। 7% 8% उनका ये है। और इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है चार्जशीट फाइल करने का, उसमें इतने लैप्सेस देते हैं कि आरोपी छूट जाते हैं। तो ये चीज जो है उनको ट्रेनिंग दे दो, उनको पावर देने के बदले उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दे दो, टेक्निक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स दे दो। और मेरी ये विनती है कि जो लॉयर्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो ये जो कुछ कानून है जिसको वाइड पावर्स पुलिस को दिया है और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसको मिसयूज कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में आपको चैलेंज करना है। और हमारी एज एन एक्टिविस्ट को जरूरत हो तो हम आपके साथ जरूर रहेंगे। मगर कोई कोई कानून बहुत ही डेंजरस है जो अच्छे काम करने वाले के पास मिसयूज हो सकता है। ये नहीं बोलता हूं कि मिसयूज होगा, मगर मैंने आपको बताया कि हर अच्छी चीज में भी कोई बुरी चीज देते हैं, और वो बुरा चीज देता है, यानी जो बुरा ऑफिसर देता है या करप्ट ऑफिसर देता है, वो उसका मिसयूज कर सकता है, जिसके वजह से सामने वाले को बुरी तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। और मैं वापस से कहता हूं कि सिटीजन को आईपीसी सीआरपीसी मतलब अभी का जो बीएनएस बीएनएसएस बीएससी, ये स्टडी करना जरूरी है। जब तक आप कानून नहीं जानते हो, आपको सब पब्लिक सर्वेंट बेवकूफ बनाते हैं। पेटिशन ग्रुप के बारे में बताइए। पेटिशन ग्रुप पूरे मुंबई में लीगल अवेयरनेस कार्य करने का एक प्रयास कर रहा है, और जिसको भी कानून के बारे में पता नहीं है, बीएमसी, म्हाडा और अलग अलग जो कायदे हैं इसके जिसको ज्ञान नहीं है, उसके बारे में वो अवेयरनेस करता है, जन जागृति करता है। सर, पेटिशन ग्रुप का फिलहाल का कार्य क्या चल रहा है और आगे वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? पेटिशन ग्रुप हम लोग गए 10 साल से करते थे। हम लोग चाहे 4-5 थे, मैं था, गौरंग वोरा था और एक 2-3 लोग थे। अब खाली जूने में से सिर्फ मैं और गौरंग वोरा बचा हूं, बाकी सब निकल गए। अभी हमारा ग्रुप 125-150 लोगों का ग्रुप है। हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को कानून बताएं। हम सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, हम लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, हाउसिंग के बारे में स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, जिसका आईपीसी सीआरपीसी के बारे में स्पेशलिस्ट है उनको बुलाते हैं। कोई कोई टॉपिक जिसको पब्लिक को नॉलेज चाहिए, हम उन स्पेशलिस्ट को बुला के उनके लेक्चर्स देते हैं। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार करते हैं, और हमारे खुद का खर्चा हो जाता है। अब हमने तय किया है कि वी विल ऑल्सो रिक्वेस्ट पीपल टू गिव डोनेशन, और इस माध्यम से भी हम सबको विनती करते हैं कि हमारे पेटिशन ग्रुप को डोनेशन दीजिए, क्योंकि हम सेमिनार्स कंडक्ट, एक सेमिनार के लिए हमको कम से कम 25-30 हज़ार रुपया खर्चा आता है, और हमको डोनेशन आता है उसमें सिर्फ 4 से 4,500। तो हम ज़्यादातर ऐसे अगर होगा तो हम ज़्यादा सेमिनार्स कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर हमको वेबसाइट, आज मैं अपील करने वाला हूँ। अभी मुझे वेबसाइट के लिए मेरा ये है कि 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख या 3 लाख रुपए का
मेरा खर्चा है, बिकॉज वो डोमेन को 75,000 खर्चा है, जो मेंटेन करता है उसका पगार है। तो हम ये कहाँ से मेंटेन करेंगे? उसके सिवाय हम कोर्ट में जाते हैं, वकील को मिलते हैं, जेरोक्सिंग का पैसा रहता है, कोर्ट क्लर्क का पैसा रहता है, जूनियर का पैसा रहता है। ये सब हम कहाँ से खर्चा करेंगे? तो इस माध्यम से हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको डोनेशंस की जरूरत है। अगर आप डोनेशंस नहीं दोगे तो हम यही कार्य कहाँ तक चल सकते हैं हम बता नहीं सकते हैं, मगर आपका डोनेशन होगा, क्योंकि लास्ट में हर चीज में फाइनेंस होना जरूरी होता है, और फाइनेंस नहीं होगा तो आदमी थक जाता है। उसकी कॉन्फिडेंस जैसा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज के साथ फाइनेंस होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम विनती करते हैं कि जो भी जिसके पास कंपनी सीएसआर है तो वो हमको डोनेट करे, या जो हमारे अमीर लोग हैं वो हमको डोनेट करे। चाहिए तो आप हमको प्रोजेक्ट वाइज दीजिए कि आपको ये मैटर के लिए हम देते, आपके ये मैटर के लिए हम देते, आपके कन्वेंस के लिए हम देते। ऐसा अगर आप हमको डोनेशन नहीं दोगे तो वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। फ्रॉम लास्ट 10 years we are working, from last 4 years we are incurring all those expenses, बट नाउ इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम सब रिटायर्ड लोग हैं और हमको भी अपना फैमिली देखना है, हमको भी सब कुछ करना है। तो इस मुंबई में आप अगर अपने बीवी के साथ बाहर खाना खाने जाते तो 5,000 रुपया खर्चा करते हो, अपने बीवी के साथ 8 दिन के लिए बाहर घूमने जाते तो लाख रुपया खर्चा करते हो। तो क्या आप हर महीने को हमारे लिए हमारे अकाउंट में एक 2,000 3,000 रुपया नहीं डाल सकते हो? विनती है कि प्लीज help us with your donations so that we can work better for you, and we will make the आमदार खासदार कॉरपोरेटर आईएएस आईपीएस को हम अकाउंटेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन, हमारे पास इतने रेवेन्यू रिसोर्सेज रहेंगे कि वी कैन स्टॉप देम फ्रॉम प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग एनी इनकरेक्ट इलीगल एक्टिविटीज, एंड उसी टाइम वी विल सपोर्ट द ऑनेस्ट आमदार खासदार corporators and IAS IPS who are doing for the welfare of the nation and for the welfare of the country. Once again, we have to support the आमदार खासदार corporators who are honest. We have to support the IAS and IPS who are honest, and we have to fight and try to put behind the bars the corrupt IAS IPS officers as well as the MLA MPs and corporators. ध्यान में रखें कि अच्छे पब्लिक सर्वेंट ये हमारे लिए जरूरी है, और उनके पीछे डट के खड़ा रहना ये हमारे लिए जरूरी है। सभी आमदार खासदार चोर नहीं है, सभी आईएएस आईपीएस चोर नहीं है। आपके दिमाग में है कि सब चोर है तो ये आप गलत हो, उसमें अच्छे हैं और अच्छे के साथ देना हमारा फर्ज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय में से समय दिया इस खास पॉडकास्ट के लिए, और तमाम जो मुंबई और महाराष्ट्र के जो रहवासी है उनके लिए ये जो पॉडकास्ट है जन जागृति का, एक अवेयरनेस का एक पैगाम बनकर लोगों तक पहुंचेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। आई होप कि आप इस मुंबई की ने जो आपको सब कुछ दिया है, इस महाराष्ट्र ने आपको सब कुछ दिया है, इस देश ने आपको सब कुछ दिया है, उसके पास आप 10 रुपया रोज का आप बाजू में निकालोगे, 55 साल के ऊपर वाले तो 5% ऑफ द एनर्जी टाइम इस देश को देंगे, तो ही हम अगले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा रखोगे। आप कितना भी पैसा रखो, आप कितनी भी प्रॉपर्टी रखो, मगर कानून व्यवस्था अगर सही नहीं है तो आपके बच्चे से ये करप्ट लोग वो छीन के लेके जाएंगे और आपके बच्चे भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए देश की व्यवस्था सही होना जरूरी है, और देश की व्यवस्था सही होने के लिए हम जैसे जो बुढ़े लोग हैं 55 60 65 जिसका अब नुकसान होने का सवाल नहीं आता है, जिसकी जिंदगी हो चुकी है, जो बोनस लाइफ जी रहे हैं, तो हम अपना आगे का जीवन इस देश को अर्पण करेंगे। और देश को अर्पण का मतलब जाके बॉर्डर पे लड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश को लड़ने के लिए करप्ट लोगों के साथ लड़ना सबसे जरूरी है। बॉर्डर पे लड़ने से ज्यादा करप्ट लोगों के साथ सिटीजन को लड़ना जरूरी है, और वो हम सुप्रीम कोर्ट के फॉलो करते हैं। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं कि हम वी विल एक्सपोज द टॉप बॉसेस फॉर कमिटिंग करप्ट एक्टिविटीज, एंड वी विल सेव इंडिया फ्रॉम करप्ट प्रैक्टिसेस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।